अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूँ सहीम डार, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम क्लास 9 का यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो डिफाइन करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम तैयार कैसे करते हैं उसकी प्रिपरेशंस हम पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा मतलब क्या होता है। तो स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्ट्रक्चर से हम मतलब क्या लेंगे। डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर हम कहते हैं बच्चे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड अ मैटर। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे बच्चे, पार्टिकल से तीन चीजें मुराद होती है। एक होता है हमारे पास एटम, दूसरा होता है बच्चे आयन, और तीसरा होता है मॉलिक्यूल। लेकिन यहां हम कंसिडर करेंगे एटम को। तो मैटर के अंदर जो एटम्स होंगे उनकी अरेंजमेंट को, मतलब उनकी तरतीब को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर कहेंगे। एग्जांपल से समझते हैं। पहले मैं सिंपल सा एग्जांपल लूंगा वाटर का। पहले तो हमारे पास ये जरूरी है कि वाटर हमारे पास मैटर है या नहीं। तो मैटर के लिए दो चीजें चाहिए, मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज हो वो जगह घेरे और वजन रखे, उसको हम मैटर कहते हैं। तो जो वाटर है वो आपके पास मैटर हुआ, जगह भी घेरता है, वजन भी रखता है। अब बचे इसके अंदर पार्टिकल्स, मतलब एटम्स। एटम कौन है? ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब बचे इसकी अरेंजमेंट हमने करनी है, तरतीब दे देना है, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बचे केमिस्ट ने हमारे पास वाटर के अंदर जो एटम्स है उनकी तरतीब ऐसी दी हुई है, एटम्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है। तो ये बच्चे आपके पास मैटर का क्या बन गया है? स्ट्रक्चर बन गया है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब चूंकि वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसको मैंने बतौर एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि इजी है, बच्चों को समझ में आ रहा होता है। इसी तरह अब हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है CH4। अब बचे ये CH4 गैस है, और गैस मैटर होता है क्योंकि सिलेंडर उससे भर जाता है, और साथ में 1 kg 2 kg 3 kg उसका वजन होता है। अब इसके अंदर पार्टिकल्स कौन है? कार्बन है और हाइड्रोजन है, एटम्स है। अब उनकी अरेंजमेंट को हम क्या कह देंगे? स्ट्रक्चर कह देंगे। अब केमिस्ट ने हमारे पास इसकी अरेंजमेंट ऐसे की, ये इसकी अरेंजमेंट है, तरतीब है। तो ये क्या बन गया है? स्ट्रक्चर बन गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्या आया इसके अंदर एंगल कितना है? तो बच्चे हायर क्लास में हम पढ़ते हैं कि CH4 के अंदर एंगल हमारे पास होता है 109.5 डिग्री, इतना एंगल होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चे हम जाते हैं कि कंपोजिशन से हमारा क्या मुराद होगा। कंपोजिशन हम किस चीज को कहेंगे? अगर हम कंपोजिशन की लफ्जी मानी देखें तो इसको हम कहते हैं बनावट। स्ट्रक्चर को अगर हम लफ्जी मानी देख ले तो उसको हम कहते हैं साख्त। चलो अब डिस्कस करते हैं कंपोजिशन को। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले लें। अब जाते हैं कंपोजिशन के ऊपर कि कंपोजिशन से हम क्या मुराद लेंगे। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। अब बच्चे केमिस्ट्री में बनावट का क्या मतलब होगा? दो चीजें हम इससे लेते हैं बच्चे। पहला है नंबर ऑफ एटम्स,
एटम्स की तादाद और दूसरा है आपके पास टाइप ऑफ एटम्स। अगर किसी मैटर के अंदर टाइप ऑफ एटम्स और एटम्स की तादाद आप मालूम कर लेते हैं तो ये उस मैटर का कंपोजिशन कहलाएगा। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, बनावट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे कंपोजिशन को तो हम कहते हैं कि द रेशियो ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैटर। मैटर के अंदर जो एटम्स होंगे उसकी रेशो को, तादाद को हम क्या कह देंगे, कंपोजिशन कहेंगे। एग्जांपल लेते हैं तो समझ आ जाएगी आपको। आपके पास पहले तो मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है लेकिन बच्चों को इजी होता है इसको समझने में। ये आपके पास है वाटर, आपके पास ये मैटर है, इसके अंदर पार्टिकल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसकी रेशो ले लो, तादाद ले लो। रेशो क्या है बच्चे, हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। वाटर जिधर भी बनेगा 2 हाइड्रोजन तो 1 ऑक्सीजन। ये बच्चे कंपोजिशन आ गया है हमारे पास वाटर का। तो इसी तरह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने लगा हूं, CH4। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बच्चे इसकी कंपोजिशन आपने कैसे मालूम करनी है, मैटर है उसके अंदर पार्टिकल्स है, कार्बन और हाइड्रोजन है, उसकी रेशियो ले लो, तादाद ले लो, तो आपके पास कंपोजिशन बनावट मालूम हो जाएगी। आपके पास कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो ये आपके पास कंपोजिशन आ गई है CH4 की, मीथेन गैस की। मीथेन गैस जिधर भी बनेगा 1 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन होंगे। इसी तरह एक और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, C6H6 बेंजीन। बच्चे ये भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी कंपोजिशन मालूम कर दो तो मैटर हो और उसके अंदर पार्टिकल्स मतलब एटम्स, उसकी रेशो को हम क्या कह देंगे, कंपोजिशन कह देंगे। तो ये आपके पास मैटर है बेंजीन, जगह घेरता है, वजन रखता है। साथ में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन है। इसकी रेशो ले दो तो ये आपके पास है 6 है और ये क्या है, हाइड्रोजन भी आपके पास 6 है। तो इसकी रेशो आपके पास ये आ गई है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी जा सकते हैं, 6 से डिवाइड कर लो तो 1:1 भी आ सकता है। तो ये आपके पास असल में कंपोजिशन मालूम हो गया है किस चीज का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जाते हैं कि प्रॉपर्टीज, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर प्रॉपर्टीज। अब बच्चे प्रॉपर्टीज हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। अब बच्चे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कलर देखेंगे, शेप देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट बच्चे क्या होता है, वो नुक्ता या वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हो, उसी को हम कह रहे होते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह हम इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चे, वो नुक्ता या वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक लिक्विड बॉयल होता हो, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा हो, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर कहते हैं। और इसी तरह बोस है बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास अल्केन्स है, तो फर्स्ट 3 जो आपके पास अल्केन है 4, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो हमारे पास कलरलेस होते हैं, उसका कोई कलर नहीं होता और वो बच्चे उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इसलिए वो गैस की फॉर्म में होते हैं। फिर जब हम हायर अल्केन्स में जाते हैं तो वो लिक्विड्स की फॉर्म में आ जाते हैं।
फिर जब कार्बन 17 से ऊपर जाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे कहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह आपके पास है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चे हम क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH4 अल्केन है, इसी तरह हमारे पास है CH3OH ये अल्कोहल है। ये बाद में हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्कोहल कहेंगे, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ईथर होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कीटोन होगा। अब बच्चे ये जो हमारे पास है, इधर जो हमारे पास अल्कोहल है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा तो किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये अगर हम देखेंगे तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। इसी तरह अल्केन है जिसमें मीथेन हमने एक मेंबर लिया हुआ है CH4, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये सारी चीजें हम कहाँ पे देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे देखेंगे। अब इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन है कि हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन है, अल्कीन है, तो ये किस किस से तैयार हो रहे हैं, किस किस से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरह रिएक्शंस है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ नहीं कर रहा, ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बच्चे सिंपल सा है कि हमारे पास अगर आप इस हाथ के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये वाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, इसी तरह अगर आप मेरे बालों के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्लैक है, वाइट है, ब्राउन है, तो इसका सिंपल मतलब है कि आप मेरे बारे में पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज है और रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम सिंपल सा डिफाइन करना चाहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इसी सिंपल सा इसी तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम कह दें दूसरा डिफिनीशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लेना क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन डिटेल से हम इस तरह करेंगे कि उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन से कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो चलो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कौन से कंपाउंड्स को कह रहे होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स ओरिजिन की बेस पे दो क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चे ये जो क्लासिफिकेशन है ये ओरिजिन के ऊपर है, और ओरिजिन का मतलब है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि ये कंपाउंड कहाँ से हासिल हो रहे हैं, जहाँ से हासिल हो रहे हैं उसी बुनियाद पे इसी केमिकल कंपाउंड्स के दो क्लासेस बनाए गए हैं। पहले डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1780 में बच्चे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लफ्ज है इंट्रोड्यूस किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये जो ऑर्गेनिक है ये निकला है ऑर्गन से, और ऑर्गन का मतलब होता है अज़ा। जैसे हमारे पास आंखें हैं, हाथ है, लंग्स है, उसको हम ऑर्गन्स कह रहे होते हैं। और प्लांट में बच्चे स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है, उसको भी हम प्लांट के ऑर्गन्स में ले रहे होते हैं। दूसरा जो है बच्चे ये ऑर्गन का जो लफ्ज है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है लाइफ के बारे में। तो मतलब हुआ
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे जो लाइफ रखते हो, या ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए गए हो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि कंपाउंड which obtained from living organisms, ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होंगे उसी को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके पास दो है, एक है आपके पास एनिमल्स और दूसरे हैं प्लांट्स। इससे जो भी कंपाउंड हासिल होगा उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। एग्जांपल्स लेते हैं ताकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन आपको मजीद समझ में आ सके। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं बच्चे यूरिया। और बच्चे यूरिया जो आपके पास है ये यूरिन से हासिल होता है। यूरिन बच्चे एनिमल से हासिल होता है बच्चे यूरिन, इसलिए बच्चे यूरिया एनिमल से आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे। यूरिन सुसु को कह रहे होते हैं। दूसरा है आपके पास बच्चे प्रोटीन। प्रोटीन बच्चे आपके पास मीट से आ रहा होता है प्लस एग से आ रहा होता है, और ये दोनों चीजें आपके पास एनिमल से आती हैं, इसलिए प्रोटीन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चे, आपके पास है शुगर। शुगर जो है आपके पास, आपको पता है चीनी, ये हासिल होते हैं शुगर केन से। और बच्चे जो शुगर केन है वो आपके पास बच्चे प्लांट है। बाय द डिफिनीशन हमने यही डिफाइन किया है कि ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होंगे, मतलब प्लांट से या एनिमल से, उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्योंकि शुगर केन से शुगर हासिल हो रहा है और शुगर केन प्लांट है, इसलिए शुगर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। इसी तरह बच्चे आपके पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपके पास हासिल होता है विनेगर से, और बच्चे विनेगर आपके पास प्लांट से, एप्पल से हासिल होता है, इसलिए हमारे पास एसिटिक एसिड भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। इसी तरह मजीद एग्जांपल लेते हैं बच्चे, आपके पास जो कॉटन है, इसी तरह आपके पास सिल्क है, इसी तरह बच्चे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह आपके पास बच्चे फैट्स है, ऑयल है। फैट आमतौर पर एनिमल से आ रहा होता है, चर्बी, और ऑयल आमतौर पर प्लांट से आ रहा होता है। तो इन सारी चीजों का जो सोर्स है वो या तो एनिमल है या तो प्लांट है, इसलिए ये सारी चीजें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर की जाएगी। अब जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको कहते हैं। याद रखना, जब भी एन का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब हम एन या ए आ जाए, इसी तरह एन आ जाए तो इसका मतलब हम नॉट में ले रहे होते हैं। तो इनऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक ना हो, और चूंकि हमने ये बताया था कि ये केमिकल कंपाउंड दो क्लासेस में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ऑर्गेनिक का जो ओरिजिन है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो ओरिजिन होगा ये कहां से हासिल होंगे, ऐसे कंपाउंड जो मिनरल से
या नॉन लिविंग थिंग से हासिल होंगे उसको हम क्या कह देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देंगे। कंपाउंड which obtained from minerals or non-living organisms is known as inorganic compounds। इसके एग्जांपल्स लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बहुत से एग्जांपल्स है इसके, कुछ ले लेते हैं बच्चे। आपके पास जो मिनरल एसिड्स है HCl, नॉन लिविंग सोर्स है इसका, H2SO4। इसी तरह बच्चे आपके पास जो मार्बल है यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसी तरह आपके पास बच्चे NaCl, पहाड़ों से समंदर से ये NaCl हमारे पास बन रहा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी पहाड़ों से आ रहा होता है। तो ये नॉन लिविंग सोर्स है या मिनरल्स है, तो उसको हम क्या कह देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देंगे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है 1815 में, उसका नाम है जे बर्जीलियस। 1815 एक स्वीडिश साइंटिस्ट है जे डॉट बर्जीलियस। वो हमारे पास एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं, उस थ्योरी का नाम है बच्चे वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड obtained only from living organisms। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होंगे, एनिमल से या प्लांट से। कि एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर ऐसी कुव्वत है जिसके जरिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास तैयार होते हैं, या ये एनिमल या प्लांट उसको तैयार करते हैं। इसको हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी को, इस ख्याल को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी का। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं 1828 में, 1828 में, जर्मन साइंटिस्ट है बच्चे, जो इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करता है। अठारह बच्चे ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, नेम है उसका बच्चे फ्रेडरिक ओलर। वो क्या कारनामा करते हैं? फ्रेडरिक ओलर फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं। तो इसी तरह जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये रिजेक्ट हो जाती है जब फ्रेडरिक ओलर 1828 में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर लेते हैं। और बच्चे आप लोगों को पता है कि वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया था? वो है यूरिया। कैसे तैयार हुआ था बच्चे? फ्रेडरिक ओलर ने अमोनियम साइनेट लिया था। याद रहे ये जो अमोनियम साइनेट है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने हीट कर लिया, तो रिजल्ट में हमारे पास उसे यूरिया लेबोरेटरी के अंदर तैयार हो गया। ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया था। तो इसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट आते गए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते गए। सेकंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ था वो था एसिटिक एसिड।
जो कोल्ब ने तैयार किया था। इसी तरह मीथेन गैस को फिर तीसरा साइंटिस्ट था उसने तैयार कर लिया। तो इसी तरह फिर हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लेबॉरेटरी में तैयार करने का जो सिलसिला है वो चल पड़ा। तो जो ओल्ड डिफिनीशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होंगे उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, वो हमारे पास अब चेंज हो गया, न्यू डिफिनीशन आ गया। उस न्यू डिफिनीशन को भी बच्चे इधर लिख लेते हैं। न्यू डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसको कहेंगे? कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एटम, कार्बन एज अ एसेंशियल एलिमेंट along with oxygen, along with hydrogen, oxygen, halogens, sulfur, phosphorus, etc. Compound which contain carbon as an essential element along with these elements either obtained from living organisms or prepared in laboratory is known as organic compound। अब जो नए डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको कहेंगे? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन एलिमेंट एक मेजर एलिमेंट हो, एसेंशियल एलिमेंट हो, और उसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। चाहे वो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया गया हो या लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया हो, लेकिन उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? वो कार्बन होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब बच्चे जो भी कंपाउंड हासिल होगा लिविंग थिंग से आ रहा है या लेबोरेटरी के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले हमने देखना है कि कार्बन एलिमेंट उसके अंदर है। अगर कार्बन एलिमेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। इसी डिफिनीशन के साथ बच्चे कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उस एक्सेप्शन को भी देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या है बच्चे? कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन एलिमेंट है लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते, और वजह क्या है वो डिस्कस करते हैं। पहले कौन कौन से कंपाउंड्स है जिसके अंदर कार्बन है लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहेंगे। पहले बच्चे मैं लिख लेता हूं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट ऐसे कंपाउंड्स है जिसके अंदर कार्बन है लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। रीजन क्या है बच्चे? इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होने के बावजूद इसको हम ऑर्गेनिक नहीं कह रहे। वजह इसकी ये कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इस वजह से इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते। तो फिर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? तो बच्चे सबसे पहले जब कोई कंपाउंड हासिल होगा अगर उसके अंदर कार्बन है तो हमारा शक हो जाएगा कि इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। अब कंफर्मेशन कैसे करेंगे? इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज सिमिलर हुई, मिलती जुलती हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो हम कह देंगे कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है। अगर कार्बन होने के बावजूद इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिल रही तो हम कह देंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कौन से कंपाउंड है जिसमें कार्बन है लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक नहीं कह रहे? कार्बोनेट से बच्चे आपके पास आ रहा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी तरह आपके पास आ रहा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसको हम कार्बन होने के बावजूद इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहते। इसी तरह आपके पास बचे बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कौन से हैं?
बाइकार्बोनेट आपके पास है बच्चे, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये सारे कंपाउंड्स के अंदर कार्बन मौजूद है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। इसी तरह बच्चे आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो आ गए हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये भी हमारे पास बच्चे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कह रहे। इसी तरह बच्चे हमारे पास आते हैं कार्बाइड्स। कार्बाइड्स को लिख लेते हैं बच्चे। कार्बाइड के भी एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास है कैल्शियम कार्बाइड्स, सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी हमारे पास बच्चे कार्बन इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। इसी तरह बच्चे कुछ एसिड्स है, जैसे हमारे पास है कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड्स। ये एसिड्स है, कार्बन मौजूद है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ साइनाइड्स भी है, उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है, लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहेंगे। तो ये हमारे पास न्यू डिफिनीशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। आजकल एक मॉडर्न डिफिनीशन भी कराया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। इस डिफिनीशन के मुताबिक बच्चे 90% 95% जो कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक वो कवर हो जाते हैं, लेकिन जो चूंकि ये एक्सेप्शन है तो इसलिए एक अनदर डिफिनीशन जिसको मॉडर्न डिफिनीशन कह रहे हैं, ठीक है, वो कराया गया है। मॉडर्न डिफिनीशन जो है, मॉडर्न डिफिनीशन क्या है बच्चे? हम कहते हैं कि द स्टडी ऑफ hydrocarbons and their derivatives is known as organic compounds. हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ लेना, स्टडी कर लेना, या और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी कर लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहला रहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स असल में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब बच्चे हाइड्रोकार्बन हम किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड विच consist या contain only carbon and hydrogen is known as हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, पहले भी हमने यही एग्जांपल लिया था, CH4 मीथेन। बच्चे इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है बाय दिस डेफिनेशन। इसी तरह बच्चे C6 और H6 बेंजीन, इसके अंदर भी बच्चे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप लोगों से क्वेश्चन है बच्चे, C6 H12 और O6, अब ये बताओ ये हाइड्रोकार्बन है? तो आंसर है नो, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है लेकिन साथ में उसके ऑक्सीजन भी आ रहा है। और हाइड्रोकार्बन हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा हो, उसके अलावा कोई और एटम या कोई और एलिमेंट ना आ रहा, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है।
बच्चे तीन आपके पास हाइड्रोकार्बन मेनली होते हैं। पहला है आपके पास बच्चे अल्केन, जो हमारे पास क्या है हाइड्रोकार्बन है। दूसरा है अल्कीन, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। तीसरा हमारे पास है अल्काइन। ये तीन हाइड्रोकार्बन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीनों हमारे पास क्या हो गए हैं हाइड्रोकार्बन, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहलाएंगे। अब बच्चे हमने डिफिनीशन में कहा है कि हाइड्रोकार्बन को स्टडी करना और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन तो हम समझ चुके हैं किसको कहते हैं, अब डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, तो चलो डेरिवेटिव्स को समझते हैं। तो मिटा लेते हैं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है पैदावार। जिस तरह हमारे पेरेंट्स है और उसके जो बच्चे हैं, बच्चे उसके क्या है डेरिवेटिव्स है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। मैं एग्जांपल लेता हूं CH4 को। ये हाइड्रोकार्बन है बच्चे, इसने रिएक्शन कर लिया Cl2 के साथ। हुआ क्या बच्चे, ये Cl हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन Cl की जगह चला जाएगा। रिजल्ट में हमारे पास बन जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा Cl प्लस HCl। बच्चे ये है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से ये चीज बना है, इसको कहते हैं अल्काइल हैलाइड। ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये असल में हमारे पास क्या हुआ डेरिवेटिव हुआ। ये असल में हमारे पास डेरिवेटिव हुआ। तो बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन, और उसके डेरिवेटिव्स को हम क्या कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। डेरिवेटिव्स बच्चे इसका अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईथर, ये सारे हमारे पास डेरिवेटिव्स में आ रहे होते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक था।